नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो का टॉपिक है द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इससे पहले एक वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, उस वीडियो का टाइटल है व्हाट इज़ फिल्म मेकिंग। अगर मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले जाके वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा। वो पार्ट 1 है और ये एक्चुअली पार्ट 2 है। तो मुझे लगा कि पहले ही बता देता हूँ कि आज के वीडियो थोड़ा सा ड्यूरेशन में लंबा होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में इतना छोटा नहीं है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। उसको हम लोग डिटेल में कंबाइन करके वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आपके पास अगर समय है पर्याप्त तो ये वीडियो को शुरू करिए और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी आ पाएगा। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी डिसिप्लिन को हमें अगर डीपली समझना है, डीपली अंडरस्टैंड करना है, तो उसे हमें कुछ 2 कैटेगरी में डिवाइड करना ज़रूरी है। कह सकते हो 3 कैटेगरी में हमको डिवाइड करना ज़रूरी है। तो वो कैटेगरी क्या है? पहला है बिगिनर्स, दूसरा है एडवांस्ड एंड तीसरा है एक्सपर्ट लेवल का। तो इस अप्रोच के साथ हम लोग समझेंगे द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग के बारे में, और थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, जिसके ज़रिए आप ये कैटेगरी को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझ पाएँ। जैसे आज के टाइम के, आज के समाज में देखोगे ना, तो मैक्सिमम जो प्रोफेशंस हैं या मैक्सिमम जो स्टडी करने के लिए जो चीज़ें हैं, वो लगभग 90% कह सकते हो साइंस और आर्ट के अंदर ही आता है सब, है ना। जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और जितने भी इस रिलेटेड प्रोफेशन है वो साइंस के रिलेटेड आ गया, और आर्ट जो है भाई जो एक्टिंग, लिटरेचर और जितने भी क्रिएटिव वर्क्स है वो आर्ट के अंदर आता है। हालांकि वो बात अलग है कि हमारे समाज में आर्ट को साइंस के लेवल में रखा नहीं जाता, उस नज़रिए से देखा नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे जो है ये भी चीज़ें होती जा रही है, लोग समझ रहे हैं आर्ट को अच्छे तरीके से। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आर्ट में साइंस का जितना ज़रूरी है, वैसे ही साइंस में आर्ट का भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को लगता है कि भाई साइंस बड़ा है, साइंस महान है, आर्ट उतना वैल्यू नहीं रखता, आर्ट महान नहीं है, या अगर किसी को ऐसा लगता है कि आर्ट महान है, साइंस का वैल्यू नहीं है, तो आप दोनों ही जो कैटेगरी है, आप दोनों ही गलत हो। हमारे समाज में साइंस का जितना ज़्यादा ज़रूरी है, आर्ट का भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है, और दोनों का जो लेवल है वो बैलेंस है। इसको समझने के लिए मैं एक कोट आपके सामने रखूँगा, जो हमारे हिस्ट्री के कुछ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है। The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science. तो कहीं ना कहीं आप इंटरलिंक कर सकते हैं। साइंस में जो स्टडी करते करते जो बहुत पीक पे पहुंचता है, उसको समझ में आता है आर्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता है। वैसे ही ये एक एग्जांपल नहीं है, आप अगर रिसर्च करोगे, जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, सबको आप स्टडी करोगे, सबके बारे में स्टडी करोगे, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ इंटरलिंक कर पाओगे। सभी लोग इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, आर्ट का जितना ज़्यादा ज़रूरी है, साइंस का भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों ऊपर नीचे रहेगा तो काम नहीं बनेगा। बाकी लोगों को समझ में आता है या नहीं, लोग इस तरीके से, इस नज़रिए से देखते हैं या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन ये तो तय है कि जो किसी भी फील्ड में स्टडी करते हुए बहुत टॉप लेवल पे पहुंचता है, वो ज़रूर ये बात को कहता है। तो हम लोग फ़िलहाल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि बिगिनर, एडवांस्ड और एक्सपर्ट लेवल में क्या क्या आता है। तो साइंस में अगर देखो, प्रोफेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो साइंस के अंदर अगर आप बिगिनिंग लेवल के प्रोफेशंस को एनालाइज करोगे, तो आप जनरली इन लोगों को रख सकते हो, मैकेनिक्स को रख सकते हो, लैब असिस्टेंट्स को रख सकते हो, किसी भी तरीके का जो साइंस का काम हो रहा है उसमें असिस्ट करने वालों को आप बिगिनिंग लेवल के प्रोफेशंस में रख सकते हो साइंस में। वैसे ही अगर एडवांस लेवल पे आप अगर प्रोफेशंस की बात करो, तो उसमें आ जाते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉमर।
इस तरीके के जो प्रोफेशन है उसको आप एडवांस लेवल में रख सकते हो। यानी साइंस में आज तक जो भी इन्वेंट हुआ है साइंटिस्ट के द्वारा, उसका सही इस्तेमाल जो कर रहा है उसको आप एडवांस लेवल की कैटेगरी में रख सकते हो। यानी कि भाई मेडिकल फील्ड में जितना भी इन्वेंट हुआ है आज तक, उसका इस्तेमाल कौन सही से कर रहा है? वो डॉक्टर कर रहे हैं। वैसे ही अगर साइंस में अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट वगैरह अलग अलग फील्ड के अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड साइंटिस्ट जो इन्वेंट करते आ रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिकल लेवल पे कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसमें आप इंजीनियर्स को रख सकते हो, और अलग अलग तरीके के जो इंजीनियर्स है, अलग अलग तरीके के एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उनको आप रख सकते हो जो इन्वेंट हुआ है आज तक उसको प्रैक्टिकल यूज़ करते हुए कुछ वो काम कर रहे हैं समाज के लिए। फिर एक्सपर्ट लेवल पे किसको रख सकते हो? आप एक्सपर्ट लेवल पे साइंटिस्ट्स को रख सकते हो, रिसर्चर्स को रख सकते हो। साइंस के फील्ड की बात कर रहा हूँ। यानी साइंटिस्ट का काम बेसिकली क्या होता है, आपको थोड़ा सा कम शब्दों में समझोगे तो साइंटिस्ट का काम इतना होता है कि आज तक के जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, जितने भी रिसर्च हुए हैं साइंस के फील्ड में, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में हो, चाहे स्पेस लेवल के फील्ड में हो, जितना भी आज तक रिसर्च हुआ है उसको स्टडी करते हुए फिर जो चीज़ें अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है उस पर काम करते हुए अपना एक थ्योरी बिल्ड करना, अपना कुछ एक नया टेक्निक, एक नया थ्योरी बिल्ड करना, कुछ नया समाज के लिए रिसर्च करते हुए समाज के सामने लाना, उसे हम साइंटिस्ट कहेंगे। जो आज तक कभी भी इन्वेंट नहीं हुआ वो पहली बार अगर कोई कर रहा है तो उस कैटेगरी में हम साइंटिस्ट को रख सकते हैं, रिसर्चर्स को रख सकते हैं बेसिकली। तो ये था साइंस के प्रोफेशंस में आप 3 कैटेगरी है ना, बिगिनर, एडवांस और एक्सपर्ट। सेम चीज़ आपको आर्ट में समझना है। हालांकि दुख की बात यह है कि सोसाइटी में आर्ट में ऐसे डिवाइड देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आर्ट अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट भी है। जैसे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लॉजिकली बता सकते हो कि कौन ऊपर है, कौन उसके नीचे है, कौन बहुत बिगिनिंग लेवल पे है, लेकिन आर्ट में थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे आपको एग्जांपल स्पोर्ट्स के साथ अगर लिंक किया जाए तो स्पोर्ट्स में जैसे एक रनिंग कंपटीशन है, तो उसमें क्या है, कौन फर्स्ट हुआ, कौन सेकंड हुआ, कौन थर्ड हुआ, इसको हम उसको देख के एनालाइज करके डिसाइड कर सकते हैं कि जो सबसे पहले कम समय में जो एंडिंग तक पहुंचा वो फर्स्ट है, जो उससे पीछे है वो सेकंड है, और उससे जो पीछे है वो थर्ड है। लेकिन आर्ट में क्या है, इस तरीके से आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आर्ट डील करता है इमोशन के साथ, फीलिंग्स के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, एस्थेटिक्स के साथ, और अपने आप में फीलिंग को आप नाप नहीं सकते, क्रिएटिविटी को आप नाप नहीं सकते किसी भी नापने वाली चीज़ से, है ना। ये एक तरीके का इंटेंजिबल चीज़ है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है हमको आर्ट के लेवल में एनालाइज करना। इसीलिए आजकल आप देखे होंगे एक छोटा सा बच्चा भी कोई कुछ ड्राइंग क्रिएट कर रहा है या कोई मोबाइल से फ़ोटो खींच लिया तो वो भी अपने आप को आर्टिस्ट कहता है। और जो भाई बहुत जीनियस लेवल पे काम कर रहा है, कुछ इन्वेंट कर रहा है आर्ट के क्षेत्र में, वो भी अपने आप को आर्टिस्ट कहता है। तो थियोरेटिकली सब लोग अपने आप में आर्टिस्ट कहते हैं। जैसे साइंस में डिवाइड बना हुआ है, वैसे आर्ट में ऐसे अंडरस्टैंडिंग हमारे समाज के सामने नहीं है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आर्ट के क्षेत्र में जो बिगिनिंग लेवल है वो किसे हम लोग कहेंगे? बेसिकली जो नया नया कुछ टूल्स एंड टेक्निक सीख रहा है, चाहे म्यूज़िक बनाना सीख रहा है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट चलाना सीख रहा है, या सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी के लेवल पे नया नया कैमरा ऑपरेट करना सीख रहा है, थोड़ा बहुत कुछ टेक्निक सीखा है, वैसे ही जो डिफरेंट जो आर्ट फॉर्म्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चालू किया है, लेकिन कंप्लीट अभी तक जाना नहीं है, आधा अधूरा उसके पास नॉलेज है। उसके बेस पे वो कुछ आर्ट क्रिएट करता है। उन लोगों को खास करके हम बिगिनिंग लेवल के कैटेगरी में रखेंगे। फिर एडवांस लेवल पे किसको रखेंगे आर्ट में? एडवांस लेवल में उनको रखेंगे जो कि आज तक के, अगर हम स्पेसिफिक म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक को लेके जितने भी थ्योरीज, जितने भी टेक्निक्स आज तक डेवलप हुए हैं,
जितने भी नए तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुए हैं, जितने भी हमारे पास नॉलेज है म्यूज़िक को लेके, हमारे पास जो नॉलेज अवेलेबल है पास्ट से लेके अभी तक, उस नॉलेज का सही इस्तेमाल करके जो एक आर्ट फॉर्म क्रिएट कर रहा है, यानी कि सारा नॉलेज का सही इस्तेमाल करके जो आर्ट फॉर्म क्रिएट कर रहा है, उसे हम एडवांस लेवल के आर्टिस्ट में रखेंगे, क्योंकि जितने भी वो प्रॉपर स्किल्ड है वो आर्टिस्ट, है ना। जितना भी टूल्स एंड टेक्निक्स है उस पर वो मास्टरी कर चुका है, अब वो उसका इस्तेमाल करके वो आर्ट फॉर्म क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम एडवांस लेवल पे रखेंगे। लेकिन बिगनर लेवल पे कौन है, जिसको आधा अधूरा नॉलेज है किसी भी आर्ट फॉर्म के बारे में, तो आधा अधूरा नॉलेज के साथ वो काम कर रहा है, तो वो बिगनर लेवल पे। अब एक्सपर्ट लेवल पे किसे रखेंगे, सेम साइंस में जैसे हम लोग साइंटिस्ट को रखे हैं, वैसे आर्ट में भी अब साइंटिस्ट ही हैं। आर्ट में क्या है, जो थ्योरीज चाहे म्यूज़िक को लेके, चाहे सिनेमा को लेके, चाहे पेंटिंग्स को लेके, जितने भी आर्ट फॉर्म हैं अभी तक, जितने भी थ्योरीज चल रहे हैं, स्किल्स डेवलप हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुए हैं, उससे बियॉन्ड अगर कोई कुछ करता है, उससे बियॉन्ड अगर कुछ नया थ्योरी वो इन्वेंट करता है, नए तरीके, फिल्म में देखो तो नए तरीके का स्टोरी टेलिंग वो इन्वेंट करता है जो कि पहले कोई नहीं किया है ना, उसको हम एक्सपर्ट लेवल के कैटेगरी में रखेंगे आर्ट में। सेम जैसे भाई साइंस के फील्ड में साइंटिस्ट होता है, आप आर्ट के फील्ड में साइंटिस्ट इसको कह सकते हो। तो ये आई थिंक ये 3 कैटेगरी आपके दिमाग में छप चुका होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्योंकि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फिल्म मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पेशली हम लोग फिल्म मेकिंग से रिलेटेड हम लोग जानेंगे डिटेल में। आप इस चीज़ को कोई भी आर्ट फॉर्म के साथ रिलेट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैं जो बोलने वाला हूँ अलग अलग स्लाइड्स के थ्रू, आप इसको सारे आर्ट फॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने अपने तरीके से। तो फिल्म मेकिंग को समझाने के लिए भी मैं आपको 2 तरीके से मैं डिवाइड करूँगा, जैसे बिगिनर लेवल के फिल्म मेकिंग क्या है और एडवांस लेवल के फिल्म मेकिंग क्या है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो फिल्म मेकिंग के डेफिनेशंस के बारे में आप अगर समझोगे तो ऐसा है कि फिल्म मेकिंग इज ए कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म। इट सीमलेसली कंबाइंस वेरियस आर्टिस्टिक डिसिप्लिन्स टू क्रिएट ए कोहेसिव एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस। It integrates and elevates elements of other art forms such as literature, theater, music, painting and photography। यानी फिल्म मेकिंग एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है। जैसे म्यूज़िक अपने आप में अलग है, लिटरेचर अपने आप में अलग है, स्कल्पचर अपने आप में अलग है, लेकिन फिल्म मेकिंग एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो सबको कोलैब करके क्रिएट होता है। और जब ये सारे आर्ट फॉर्म कोलैब हो जाता है तो वो अपने आप में अलग हो जाता है। यानी थिएटर से अगर एक्टिंग को निकाल के फिल्म में डाल दोगे तो उसका एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाता है। थिएटर में एक्टिंग करने का तरीका अलग है, फिल्म में एक्टिंग करने का तरीका अलग है। सेम अगर फोटोग्राफी से आया है सिनेमाटोग्राफी अगर फिल्म में आ जाता है तो उसका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो जाएगा। सेम गोज टू म्यूज़िक, अगर म्यूज़िक को आप फिल्म में यूज़ कर रहे हो तो उसका यूज़ करने का तरीका अलग हो जाएगा। सिर्फ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हो तो उसका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। तो ये वर्ड आप दिमाग में बिठा लेना कि फिल्म मेकिंग इज़ ए कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म, क्योंकि आई थिंक आज के सोसाइटी में दिक्कत यही है कि डेफिनेशन तो सब लोग समझ जाते हैं, लेकिन ना उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता है अपने जो आम जो सोसाइटी है उसमें। कोलैबोरेटिव यानी सिर्फ तुम एक कुछ भी शूट कर लिए और एक्टर को बुलाया, एक्टिंग कर लिया, वो अपने हिसाब से एक्टिंग कर रहा है, एडिटर को फिर वो फुटेज दे दिया गया डायरेक्टर का, उसमें कुछ कोलैबोरेटिव नहीं है। एडिटर जो है अपने हिसाब से कुछ भी म्यूज़िक डाल रहा है। तो इस तरीके का जो काम है ना, इसमें आप भले आप सारे आर्ट फॉर्म को ज्वाइन कर लिए एक दूसरे के साथ, लेकिन वहाँ पे कोलैबोरेशन नहीं हो पाया। कोलैबोरेशन का मीनिंग क्या है कि सिनेमाटोग्राफी जो है एक्टिंग को भी कम्प्लीमेंट कर रहा होगा, एडिटिंग को भी कम्प्लीमेंट कर रहा होगा। सेम एडिटिंग जो है एक्टिंग को भी कम्प्लीमेंट कर रहा होगा, सिनेमाटोग्राफी को भी कम्प्लीमेंट कर रहा होगा। सेम जो अपना एक्टिंग है वो, मतलब जितने भी आर्ट फॉर्म है ना, एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट करते हुए बनना चाहिए, तभी आप उसको कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म कहोगे। अगर किसी भी फिल्म में एक्टिंग अलग से दिख गया ना, तो मान के चलो वो परफेक्ट कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल नहीं है। बोलते हैं ना कि क्या एक्टिंग हो गया, मतलब
कोई फिल्म देखने के बाद जो लोगों का रिएक्शन आता है, क्या मस्त एक्टिंग किया, क्या बढ़िया डायलॉग बोला। तो ये तय कर लीजिए कि अगर एक्टिंग अलग से दिख रहा है ऑडियंस को, अलग से एक्टिंग फील कर रहा है ना ऑडियंस, तो वो कभी भी अच्छा एक्टिंग नहीं होगा। सेम अगर कोई बोलता है कि सिनेमाटोग्राफी बहुत बेहतरीन था मूवी का, क्या शूट किया है, क्या लाइटिंग किया है, तो ये अगर किसी का रिव्यू आया किसी फिल्म को लेके, तो मान के चलो कि उस फिल्म का सिनेमाटोग्राफी परफेक्ट नहीं है। कब परफेक्ट है? जब कोई आदमी आया फिल्म देख के और वो बोला कि क्या मस्त फिल्म था, क्या ज़बरदस्त फिल्म था, क्या स्टोरी था, मज़ा आ गया। इस टाइप का अगर रिएक्शन आता है ना, तो मान के चलो कि उस फिल्म के सारे डिपार्टमेंट का अच्छा काम हुआ है। उसमें सिर्फ डायरेक्टर को क्रेडिट नहीं जाएगा, सारे डिपार्टमेंट उसमें मान के चलो एक्टिंग भी अच्छा हुआ है, एडिटिंग भी अच्छा हुआ है, और म्यूज़िक भी अच्छा हुआ है, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छा हुआ है। अगर कोई बोला कि अच्छा फिल्म था, लेकिन कोई स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म को पॉइंट आउट कर रहा है, तो मान के चलो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत है। तो ये कोलैबोरेशन का वर्ड आप दिमाग में बिठा लीजिए, फिर आगे हम धीरे धीरे समझेंगे किस तरीके से कोलैबोरेशन होता है, और बिगिनिंग लेवल में लोग क्या दिक्कत करते हैं उसको आप समझ पाएंगे धीरे। तो थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल के साथ कौन सा फिल्म बिगिनिंग लेवल पे आता है, कौन सा फिल्म एडवांस लेवल पे आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो ऐसा है, बिगिनिंग लेवल में जो फिल्म्स आएगा उसका नैरेटिव जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, कन्वेंशनल सिनेमाटोग्राफी, यानी स्टोरी टेलिंग नहीं रहेगा सिनेमाटोग्राफी के थ्रू, और एक्सपेरिमेंट बहुत कम रहेगा, है ना। सिर्फ एक्टर जो है सिर्फ डायलॉग्स पे फोकस करेगा, और सिनेमाटोग्राफी का मतलब वहाँ पे सिर्फ भाई कैमरा लगा लिया, शूट कर लिया, ख़त्म। म्यूज़िक के मामले में सिर्फ इमोशनल सीन चल रहा है तो कोई ऐसे ही सिंपल इमोशनल म्यूज़िक डाल दिया, वो ख़त्म। तो बेसिक लेवल पे जितने भी काम होता है उसको हम बिगिनर लेवल पे कैटेगरी में रखेंगे। और इसमें एग्जांपल अगर कहोगे तो बॉलीवुड के कुछ एग्जांपल हम देखें तो जैसे कभी खुशी कभी गम टाइप के फिल्म हो गया, दबंग हो गया, और जितने भी मैक्सिमम जो कमर्शियल फिल्म बनते हैं बॉलीवुड का, वो एक्चुअल में बिगिनर लेवल में ही आएगा। और रीजनल लेवल के फिल्म जितने भी होते हैं, मैक्सिमम रीजनल लेवल की फिल्में भी वो उसमें आएगा बिगिनर लेवल के फिल्म मेकिंग में। और हॉलीवुड में आप अगर एग्जांपल देखना चाहो तो आप देख सकते हो होम अलोन और द फास्ट एंड फ्यूरियस, ये सब फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सिंपल सा कहानी है और बहुत आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है फिल्म देखते हुए। तो उस तरीके के फिल्म को आप बिगिनर लेवल में रख सकते हो। उस फिल्म में अगर आप दिमाग लगा दिए स्टोरी को लेके तो आपको उसमें गलतियां नज़र आने लग जाएगी, तो उसको आप बिगिनर लेवल के फिल्म्स में रखोगे। एडवांस में किसे रखोगे कि एडवांस में फिल्म एक इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग में काम कर रहा है, एक उसमें एक थीम होगा, और स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, फिल्म मेकिंग टेक्निक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसमें उसको आप एडवांस लेवल के फिल्म से रख सकते हो। एग्जांपल में अगर बॉलीवुड का देखें तो आप तुम्बाड़ को रख सकते हो, उसमें अंधाधुन एक फिल्म है उसको रख सकते हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर को भी रख सकते हो, और हॉलीवुड में आप इंसेप्शन को रख सकते हो, डार्क नाइट को रख सकते हो, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, काफ़ी सारे फिल्में हैं, ये कुछ एग्जांपल्स थे। और सेम अगर एक्सपर्ट्स लेवल के फिल्म के एग्जांपल अगर देखोगे तो बेसिकली मैं क्या बताया, एक्सपर्ट मतलब साइंटिस्ट, यानी कि कन्वेंशनल जो भी थ्योरी है उसको ब्रेक करता है, उसको हम साइंटिस्ट के कैटेगरी में रखेंगे, जो एक्सपर्ट कैटेगरी है। तो इसमें भी इसी तरीके का फिल्म्स आएगा जो कन्वेंशनल थ्योरी को ब्रेक करते हुए कुछ नया इन्वेंट किया फिल्म मेकिंग में, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसमें उसका एग्जांपल अगर आप देखोगे, बॉलीवुड तो नहीं कहूँगा, हमारा इंडियन सिनेमा कहूँगा, जिसमें आता है पैथर पंचली, सत्यजीत रे की फिल्म्स हैं ये। और हॉलीवुड में आप इसको सिटीजन केन को रख सकते हो, और 2001 स्पेस ओडिसी जो फिल्म है उसको रख सकते हो, साइको को रख सकते हो, और काफ़ी सारी फिल्में और भी है। तो एग्जांपल्स के ज़रिए आप समझ चुके रहेंगे कि हम लोग किस तरीके का बात कर रहे हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमको समझ में आ गया कि फिल्म मेकिंग जो है एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है, काफ़ी सारे आर्ट फॉर्म का कोलैब होते हुए एक फिल्म बनता है, और उसमें आपको समझना है बिगिनिंग लेवल में क्या दिक्कतें हैं और एडवांस लेवल किसको कहते हैं। तो उसी हिसाब से, क्योंकि कोलैबोरेशन आर्ट फॉर्म है ये, तो हम इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग आर्ट फॉर्म का यूज़ करके जो फिल्म बनता है, तो वो अलग जो आर्ट फॉर्म्स है उसको समझने की
कोशिश करेंगे। जैसे स्क्रीन प्ले हो गया, सिनेमेटोग्राफी हो गया, एडिटिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, तो इस तरीके के जो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, इसका किस तरीके से यूज़ होता है फिल्म मेकिंग में, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाना चाहिए तब हम परफेक्ट फिल्म मेकिंग तक पहुंच पाएँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहला आता है स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले किसे कहेंगे? स्क्रीन प्ले जो स्क्रिप्ट आपको समझ में आता होगा, फिल्म किसी भी फिल्म बनने से पहले उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है, यानी कि उसका स्टोरी लाइन, कंप्लीट स्टोरी लाइन। स्क्रीन प्ले क्या है? उसका ही एक एडवांस वर्जन है जो जिसमें कंप्लीट एक ब्लूप्रिंट रहेगा, जिसमें कि ना सिर्फ उधर स्टोरी इंक्लूड रहेगा बल्कि एक एक एक्टर का क्या इमोशन होगा, उसका मूवमेंट से लेके उसका ब्लॉकिंग से लेके सारा चीज़ रहेगा। सिनेमाटोग्राफी का जो एक टोन किस तरीके से बनेगा और किस स्टाइल में सिनेमाटोग्राफी होगा उसका भी डिटेलिंग रहेगा। फिर एडिटिंग के पॉइंट में किस किस पर्टिकुलर टाइम पे किस तरीके के पेसिंग रहेगा, क्या है वो डिटेल रहेगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं फिल्म मेकिंग के, सारे डिपार्टमेंट्स का काफ़ी सारा डिटेलिंग उसमें लिखा रहेगा। यानी स्क्रीन में आप जो देख रहे हैं एक कंप्लीट फिल्म में, तो वो फिल्म को आप पॉज करिएगा तो एक एक फ्रेम में जो आपको दिख रहा है, जितना डिटेलिंग दिख रहा है, वो एक स्क्रीन प्ले में मौजूद होना ज़रूरी है। तो वो उसे हम स्क्रीन प्ले कहेंगे, है ना। एक तरीके से एक फिल्म का एक ब्लूप्रिंट जिसे कहेंगे वो होता है स्क्रीन प्ले। अब हम लोग इसको बहुत डिटेल में हम लोग इस चैनल के आने वाले वीडियोस में जानेंगे। बस अभी ओवरव्यू में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्या होता है और किस तरीके से इसका अप्रोच होना चाहिए। बाकी किस तरीके से लिखा जाएगा और किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होगा, वो सब हम लोग आने वाले वीडियोस में हम लोग इस चैनल पे बात करने वाले हैं। तो स्क्रीन प्ले में अगर आप डिवाइड कर दोगे बिगनिंग लेवल का स्क्रीन प्ले क्या होगा और एडवांस लेवल के स्क्रीन प्ले में क्या होगा, तो बिगनिंग में क्या है एक सिंपल 3 एक्ट स्ट्रक्चर का स्टोरी होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर होगा और डायलॉग जो है बहुत मिनिमल, उसका जो फंक्शन, डायलॉग का फंक्शन जो है ना वो बहुत मिनिमल रहेगा और उसका जो प्लॉट्स है और उसका थीम जो है इजीली जो है वो प्रेडिक्ट कर पाएगा ऑडियंस। ये सब कैटेगरिस्टिक जो है ना, इसको आप बिगनिंग लेवल पे रखोगे। जैसे नंबर 1 पॉइंट अगर आप देखोगे तो फॉलोज द 3 एक्ट स्ट्रक्चर सेटअप। 3 एक्ट यानी इसको हम लोग बाद में भी जानेंगे, आप कम शब्दों में अगर बताऊं तो ऐसा है कि स्टोरी का एक बिगनिंग, कोई भी स्टोरी का एक बिगनिंग होता है, एक मिडिल होता है, एक एंड होता है, तो उसे 3 एक्ट स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ये इसमें रहेगा, ओनली 3 एक्ट पर डिपेंड स्टोरी रहेगा। फिर क्लियर प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट विथ सिंपल गोल्स। तो बिगनिंग लेवल के जो स्क्रीन प्ले है उसमें प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर का कोई बहुत डिफ़िकल्ट गोल नहीं रहेगा, उसके साथ सामने बहुत कुछ चैलेंजेस नहीं रहेगा, बहुत सिंपल उसका जो गोल है वो सिंपल रहेगा, उसका नरेशन जो है सिंपल रहेगा। वैसे ही मिनिमल सब प्लॉट्स एंड कैरेक्टर डेप्थ। मिनिमल सब प्लॉट्स मतलब स्टोरी के अंदर भी अपने आप में काफ़ी सारे अलग अलग स्टोरीज होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर है तो उसके कैरेक्टर का भी बैक स्टोरीज होता है अलग अलग, तो वो डिटेलिंग में आ जाता है। सब प्लॉट को हम लोग अच्छे तरीके से आगे चल के जानेंगे, लेकिन इसमें क्या है बिगिनर लेवल के स्क्रीन प्ले में सब प्लॉट्स लगभग ना ही के बराबर होता है और कैरेक्टर डेप्थ नहीं होता है। कैरेक्टर डेप्थ यानी एक कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड है, उसका मेंटल स्टेटस है, उसका फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब एक कैरेक्टर का बहुत सारा डिटेलिंग रहता है, तो उसमें मिसिंग रहता है बिगिनर लेवल के स्क्रिप्ट में। उसमें क्या होगा कि एक फ्लैट तरीके का एक कोई कैरेक्टर रहेगा, दिखा दिए कि इस गांव का है, इस गांव का बंदा है और ये करना चाहता है, तो उस हिसाब से उसका नरेशन रहेगा। अब उतना ज़्यादा डिटेलिंग उसमें नहीं रहेगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये किस तरीके का भाषा बोलता है, इसके पेरेंट्स कौन हैं, इसके गर्लफ्रेंड्स थे कि नहीं, इसका विचार क्या है, मतलब कैरेक्टर डेप्थ मतलब बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन बिगनिंग लेवल पे जो स्क्रीन प्ले है उसमें ये सब चीज़ें नहीं रहता है, बहुत फ्लैट रहता है ना। एक हंस रहा है मतलब हंस रहा है, अब हंसने के पीछे बहुत सारा रीज़न हो सकता है ना, 100 रीज़न हो सकता है, लेकिन वो रीज़न हमको समझ में नहीं आएगा, बस हंस रहा है। तो ये बहुत फ्लैट लेवल का कैरेक्टर्स होता है। फिर आ जाता है प्रेडिक्टेबल प्लॉट ट्विस्ट एंड रेजोल्यूशंस। वही मैं जो बताया, जो वहाँ पे जो सस्पेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, सस्पेंस ट्विस्ट जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल रहता है बिगिनिंग लेवल के स्क्रीन प्ले में।
ऑडियंस अगर फिल्म देखने वाला ऑडियंस है, कोई फिल्म उस तरीके का देख रहा है, तो वो समझ में आ जाएगी हाँ इसके बाद ये होने वाला है, हाँ इसके बाद ये हो सकता है, और जो कि होता भी है। तो ये बिगिनिंग लेवल पे के स्क्रीन प्ले में आ जाएगा। फिर डायलॉग सर्व्स बेसिक एक्सपोजिशन ऑफन ऑन द नोज, यानी कि डायलॉग्स जो रहेंगे बहुत बेसिक, मतलब जो बोल रहा है सिर्फ उतना ही कन्वे कर रहा होगा। यानी अगर कोई बोल रहा है कि भाई मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो बस वो उतना ही बोल रहा है। अब ये बोलने के पीछे बहुत सारा जो है डिटेलिंग हो सकता है, जो कि एडवांस स्क्रीन प्ले में रहता है। जैसे कोई बोल रहा है खाना खाने जा रहा हूँ, तो वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कहाँ बोल रहा है, वो कौन सा इमोशन के स्टेट में बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है डिटेल में, लेकिन ये सब चीज़ें उसमें कवर नहीं होता है। उस जो बेसिक बिगिनिंग लेवल पे के जो स्क्रीन प्ले उसके डायलॉग्स में ये सब कवर नहीं होता है। फिर आखिरी आया कि रिलायस ऑन जॉनर क्लीशेस एंड कन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग, यानी क्लीशे बहुत ज़्यादा रहता है बिगिनिंग लेवल के स्क्रीन प्ले में। क्लीशे यानी जो पहले से रिपीट होते आ रहा है, यानी हॉरर फिल्म कोई बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जंप स्केयर काफ़ी होती है ना। अचानक से कोई आया, कोई भूत ऐसे सामने आ गया और मतलब जो साउंड वगैरह ब्लास्ट होके वो डर जाता है जो ऑडियंस। ये जनरली हॉरर फिल्म में हमको सदियों से देखते आ रहे हैं। तो वही जो कन्वेंशनल जो स्टोरी टेलिंग है उसका ही रिपीटेशन होता जाता है ना। सीन का रिक्वायर के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर नहीं करता है उस तरीके का जो स्क्रीन प्ले है, इसलिए वो ये जो है वो बेसिक लेवल के स्क्रीन प्ले में आ जाएगा। अगर आप एडवांस लेवल के स्क्रीन प्ले क्या है उसको समझोगे तो बेसिकली इसका उल्टा है। जैसे इसमें डेप्थ होगा, कैरेक्टर आर्क्स, यानी कि कैरेक्टर्स के जो डेप्थ है, उसका जो बैकग्राउंड है, बैक स्टोरी है, उसका मेंटल स्टेटस है, बहुत कुछ उसका डेप्थ रहेगा कैरेक्टर में। एक थीम होगा, बहुत डिटेल्ड थीम होगा एक फिल्म का। नॉन लिनियर स्टोरी टेलिंग, यानी स्टोरी टेलिंग में जो जिसको आप ट्विस्ट बोलते हो, प्लॉट ट्विस्ट बोलते हो, तो वो एक नॉन लिनियर तरीके से रहेगा। नॉन लिनियर यानी एक फिल्म का फ्लो सिंपल जा रहा है, मतलब कोई ऐसा गया और कोई एक्टिविटी किया फिर उधर से वहाँ गया, ये एक सिंपल हो गया। लेकिन नॉन लिनियर में क्या है कि पहले हम उसका एंडिंग दिखा दिए, फिर अचानक से कुछ ग्लिम्स दिए बीच का पार्ट का, फिर एंडिंग में हम लोग शुरुआत का दिखाए, है ना। जैसे आप लोगों को पता होगा पल्प फिक्शन जैसे फिल्म क्विंटन टेरेंटिनो का, किसी को पता है तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नरेशन होगा, डीपर थीम जो है वो एक्सप्लोर होगा, तो सब प्लॉट्स होंगे इसमें, और स्ट्रॉन्ग डायलॉग हो गया। डायलॉग जो है रहेगा सिर्फ जो कहना है वो नहीं कहेगा, डायलॉग के अंदर बहुत इमोशन होगा, है ना। तो वो एडवांस लेवल के स्क्रीन प्लेज में हम लोग रख सकते हैं। और एक पॉइंट जो रहेगा कि बिगिनिंग लेवल पे जो स्क्रीन प्ले है वो कम्प्लीटली नॉन रियलिस्टिक रहेगा, और एडवांस लेवल के जो स्क्रीन प्ले वो रियलिस्टिक रहेगा। नॉन रियलिस्टिक मतलब ऑडियंस कनेक्ट उतना डिटेल में नहीं कर पाएगा। अगर आप एक साइको कैरेक्टर दिखा रहे हो बिगिनिंग लेवल के स्क्रीन प्ले के थ्रू, तो ऑडियंस अगर बहुत डीप लेवल पे वो कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो कनेक्शन उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो साइको दिखा तो रहा है लेकिन उसमें डिटेलिंग नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर है, तो ऑडियंस डिस्ट्रैक्शन होने का ज़्यादा चांसेस है। लेकिन एडवांस लेवल के स्क्रीन प्ले में जो है उसे काफ़ी सारे डिटेलिंग रहेगा। जो रियल लाइफ में है डिटेलिंग, मतलब रियल लाइफ में जो जैसा साइको होता है वैसा एज इट इज़ होगा, तो उसमें बहुत डेप्थ है ना रियल लाइफ में। तो इसीलिए जिसमें डेप्थ आ जाएगा उसमें रियलिस्टिक आ जाएगा, ये आप लोग मान के चलो। डेप्थ मतलब आप रियल लाइफ को बहुत डिटेल में ऑब्जर्व किए हो, उसी को रिफ्लेक्ट किए हो बहुत अलग अलग तरीके से। लेकिन नॉन रियलिस्टिक जो है वो बहुत फ्लैट रहेगा, है ना। अगर एक और एग्जांपल आपको दूं कि जैसे पेंटिंग्स की बात करो, एक छोटा सा बच्चा, स्कूल का बच्चा एक सीनरी बनाता है, पहाड़ है, झरना है और घर एक तो है, जो हम लोग बचपन में बनाते थे, तो वो भी एक तरीके का पेंटिंग है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट जब पेंटिंग बनाएगा उसी तरीके का पहाड़ और वो, तो उसमें बहुत सारा डिटेलिंग आ जाएगा ना। तो वो डिफरेंस है बेसिकली। पहाड़ उसमें भी है, इसमें भी है, घर उसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन डिटेलिंग किस में है वो आपको समझना है, और वो एडवांस लेवल के कैटेगरी में वो रहता है, ठीक है। अब दूसरा है सिनेमेटोग्राफी। इसको कैसे हम लोग समझे? सिनेमेटोग्राफी क्या है?
सिनेमेटोग्राफी इज़ द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ कैप्चरिंग विजुअल इमेजेस फॉर द फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन. It involves camera work, lighting, composition, movement and framing to create a specific mood, tone and visual style. यानी कि बेसिकली जितना विजुअल एलिमेंट आप देख रहे हो एक फिल्म में जो कैप्चर हुआ रहता है, उसका कंपोजिशन, उसका लाइटिंग, उसका टोन, वो सिनेमेटोग्राफी है. और सिनेमेटोग्राफर जो है उसको डायरेक्टर के साथ कोलैब करके काम करना रहता है, क्योंकि स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंग विजुअल किस तरीके से होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा डायरेक्टर के पास नॉलेज रहता है. तो सिनेमेटोग्राफर को अगर अपना आर्ट फॉर्म दिखाना है अपना एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए, तो डायरेक्टर के साथ कंप्लीट कोलैब करके उसको काम करना रहेगा. और सिनेमेटोग्राफी भी अपने आप में एक स्टोरी टेलिंग है. जैसे हम लोग स्क्रीन प्ले में देखें कि वो लिखा रहता है सब चीज़ें रिटर्न के फॉर्म में, वो स्टोरी टेलिंग है. ये जो सिनेमेटोग्राफी है ये विजुअल के फॉर्म में स्टोरी टेलिंग है. ये कैसे है ये अभी हम लोग समझते हैं. तो बेसिक आपको इतना तो समझ होगा कि सिनेमेटोग्राफी मतलब एक फिल्म का विजुअल पार्ट जो भी है, जो शूट हुआ रहता है. बहुत सिंपल भाषा में कहा जाए तो कैमरा में जितना भी शूट हुआ है वो सिनेमेटोग्राफी, उसे हम सिनेमेटोग्राफी कहेंगे. लेकिन ये एक आर्ट फॉर्म है. तो आर्ट फॉर्म यानी क्या? आप ये कम्युनिकेशन करने का माध्यम है. सिनेमेटोग्राफी के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो. जैसे एक एक्टर अपने एक्टिंग स्किल के थ्रू कम्युनिकेट करता है, एक्टिंग करते हुए अपने डायलॉग के जरिए कम्युनिकेट करता है, इमोशंस के थ्रू कुछ मैसेज कम्युनिकेट करता है. वैसे ही सिनेमेटोग्राफी कैसे कम्युनिकेट करेगा? वो अपने फ्रेमिंग कंपोजिशन के थ्रू कम्युनिकेट करेगा और लाइटिंग स्टाइल के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, कैमरा एंगल्स के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, कैमरा मूवमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करेगा. तो इसको डिटेल में भी हम लोग आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट. अभी हम लोग बिगिनिंग और एडवांस लेवल में क्या अंतर है उसको समझते हैं. बिगिनिंग लेवल के सिनेमेटोग्राफी में क्या होगा कि एक सीन है, दो एक्टर बात कर रहे हैं. तो बिगिनिंग लेवल के सिनेमेटोग्राफी में क्या होगा, सिनेमेटोग्राफर जो है एक कैमरा एंगल लगा ले जिसमें दोनों कवर होके दिख रहे हैं और वो बस फ्लैट लाइटिंग कर लिया है ना. लाइटिंग ऐसा किया जो कि सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ लिट अप है, बैकग्राउंड कैरेक्टर सब लिट अप है, उस तरीके से वो शूट कर लिया वो सीन को. वो बिगिनिंग लेवल के सिनेमेटोग्राफी में आएगा. और वही आप लोग पॉइंट देख सकते हो आपके सामने. जो पीडीएफ है इसमें पॉइंट्स आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो. स्टैटिक कैमरा मूवमेंट, फ्लैट और हाई की लाइटिंग, कन्वेंशनल फ्रेमिंग एंड एंगल्स, है ना. मतलब जैसे आपको समझाया सिनेमेटोग्राफर कैसे स्टोरी टेलिंग करता है, अपने एंगल के थ्रू, लाइटिंग के थ्रू, कंपोजिशन के थ्रू स्टोरी टेलिंग करता है. लेकिन इसमें सिनेमेटोग्राफी में स्टोरी टेलिंग में ध्यान नहीं दिया. वो सिर्फ वो जो सीन जो विजुअल चल रहा है उसको कैप्चर करने में ध्यान दे रहा है. उसको कम्युनिकेट किस तरीके से डिटेल में किया जाए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है. लेकिन अब हम लोग जानते हैं एडवांस लेवल के सिनेमेटोग्राफी में क्या है. बेसिकली इसमें भी आपको बिगिनिंग लेवल से उल्टा आपको समझना है. जैसे इसको आप ऐसे समझेंगे जैसे जो शॉट्स का जो कंपोजिशन है ना. इधर आप सेम ही वही सीन को आप इम्प्लीमेंट करिए. दो एक्टर बात कर रहे हैं. अभी एडवांस लेवल में क्या है कि आपको ये समझना है कि वो जो डायलॉग्स चल रहा है, वो सीन है, वो सिचुएशन है, वो किस तरीके का सीन है, किस तरीके का इमोशंस को वो इवोक कर रहा है. क्या वहाँ पे सैड सिचुएशन की बात हो रहा है, क्या वहाँ पे फियर के रिलेटेड कुछ बात हो रहा है, या कुछ सस्पेंस से रिलेटेड बात हो रहा है, या कुछ कॉमेडी सीन है ना. तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. वो सीन किस तरीके का है वो डिफाइन होने के बाद जो टाइमिंग है, किस टाइम पे वो है, किस टाइम पे वो सीन चल रहा है, डे का टाइम है, नाइट का टाइम है. डे का टाइम है तो किस पर्टिकुलर टाइमिंग है, 8 बजे है, 9 बजे है या 12 बजे है. तो इतना डिटेलिंग को समझाया जाएगा. फिर जाके उसके अकॉर्डिंग जो सिनेमेटोग्राफी के जो कंपोजिशन है, एंगल्स है और लाइटिंग से उस तरीके से डिज़ाइन होगा. यानी जो कैमरा कंपोजिशन है वो स्टोरी टेलिंग कर रहा होगा, है ना. एंगल सिर्फ दो कैरेक्टर्स को कवर ना करते हुए एक इस तरीके का एंगल चूज़ किया जाएगा जिसमें वो पर्टिकुलर इमोशंस जो है वो इवोक हो. अगर एग्जांपल के साथ अगर समझाऊँ तो आप देखे होगे कभी अगर कुछ सस्पेंस
जो सीन चल रहा है उसमें कैरेक्टर जो रहता है ना, जो जो कैरेक्टर सस्पेंस क्रिएट कर रहा होता है उसका फेस कंप्लीट तरीके से रिवील नहीं कर रहे होते हैं। लाइटिंग बहुत डिम लाइट होता है, उसका आंख वाला पार्ट जो है वो अंधेरा छाया रहता है। ऐसे ये एक एग्जांपल देख सकते हो। आपके सामने स्क्रीन में मैं एक फ्रेम रख रहा हूँ गॉडफादर फिल्म का। ये सस्पेंस रिलेटेड जो फ्रेमिंग है और लाइटिंग है इसको आप इसको देख के समझ सकते हो। कंपोजिशन जो है वो कैरेक्टर का जो प्रायोरिटी कितना है, ये कैरेक्टर अगर भाई कोई लोअर लेवल का गरीब है क्या है तो उसका जो एंगल्स, कैमरा एंगल जो है वो अलग तरीके से दिखाया जाएगा। अगर अमीर आदमी को दिखा रहे हैं या कोई बहुत बड़ा महान व्यक्ति को दिखा रहे हैं कैरेक्टर में तो हम लो एंगल का यूज़ करते हैं, जिसमें वो एंगल ही बता देता है कि ये अपने आप में एक कुछ बड़े पदवी का कैरेक्टर है। तो वैसे एंगल के थ्रू स्टडी किया जाता है, स्टोरी टेलिंग किया जाता है और लाइटिंग के थ्रू स्टोरी टेलिंग किया जाता है। अगर कॉमेडी वाला जो सीन है अगर है तो कंप्लीट बहुत कलरफुल तरीके से आप लाइटिंग्स देख सकते हो, कलरफुल तरीके का प्रोडक्शन डिज़ाइन देख सकते हो। और वैसे जैसे बताया सैड सीन है तो लाइट थोड़ा सा डिम होगा। रोमांटिक सीन अगर है तो वैसे ही आपको आसपास जो एलिमेंट्स दिखेंगे कलरफुल, पिंक, येलो, रेड का इस्तेमाल किया जाएगा और लाइटिंग भी उसी हिसाब से यूज़ किया जाएगा। तो ये एक तरीके का स्टोरी टेलिंग है एडवांस लेवल के सिनेमेटोग्राफी के। और इसके डिटेल में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। जब हम लोग स्पेसिफिक सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे उस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से ये काम होता है, क्या है, एक एक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जनरली इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि बिगनिंग लेवल में क्या है और एडवांस लेवल में क्या है। सेम अगर इसके आगे बढ़ें तो एक्टिंग है। एक्टिंग भी फिल्म मेकिंग का एलिमेंट है। तो एक्टिंग में एक्टर का काम क्या है, बेसिकली जो स्क्रीन प्ले में लिखा हुआ है, जो कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, डिटेल में जो डायलॉग लिखा हुआ है उसको अपना एक्टिंग के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू और अपने जो बॉडी मूवमेंट है उसके थ्रू जस्टिफाई करना, वो एक एक्टर का काम है, एक फिल्म एक्टर का काम है। साथ ही साथ डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर के साथ कोलैब करते हुए। डायरेक्टर के साथ क्यों कोलैब करेगा, क्योंकि उसको कंप्लीट एक फिल्म का जो हेड है वही डायरेक्ट कर पाएगा। सिनेमेटोग्राफर के साथ क्यों कोलैब कर पाएगा, क्योंकि वो एक फ्रेम के अंदर वो मूव कर रहा है। यानी अगर तुम्हारा क्लोज शॉट लगा है तो तुम्हारे पास बॉडी मूवमेंट करने के लिए स्पेस नहीं है, सिर्फ तुम्हारा फेस है। तो फेस में आपको वो एक्सप्रेशन, वो डायलॉग को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसी तरह से एक्टर अपने आप में अलग तरीके से अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कोलैब करते हुए काम करना है। और क्या काम करना है, जो स्क्रीन प्ले में लिखा हुआ है, जो डायलॉग्स है, जो फिल्म का डायलॉग्स है उसको जस्टिफाई करना है, उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करना है अपने एक्टिंग के थ्रू। ठीक है। तो एक्टिंग में अगर हम देखेंगे बिगिनर लेवल में क्या है, एडवांस लेवल में क्या है, तो ऐसा है कि सेम यहीं पे भी बेसिक जो एक्टिंग है बिगिनर लेवल में वो सिर्फ इमोशन को कन्वे करने में ध्यान रखेगा। यानी कि एक डायलॉग लिखा है कि भाई मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो एक्टर क्या करेगा, सिर्फ उतना बोल देगा सामने वाले कैरेक्टर को। लेकिन एडवांस लेवल में उसका उल्टा होगा कि वो डायलॉग किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, किस जगह पे लिखा गया है, लैंग्वेज में कितना जो डिटेलिंग है, किस एरिया से बिलोंग करता है, उस एरिया में किस तरीके के लैंग्वेज की बात किया जा रहा है। तो बहुत डिटेलिंग का देखते हुए वो सिर्फ वो डायलॉग नहीं बोलेगा, डायलॉग के साथ साथ अपना एक्सप्रेशन में भी वो चीज़ दिखेगा और उसके मेंटल स्टेट में भी वो चीज़ जस्टिफाई दिखेगा, है ना। वो उतना उसको आप एडवांस लेवल के डायलॉग में रखोगे, लेकिन अगर बेसिक लेवल पे है वो सिर्फ डायलॉग बोलने में ध्यान रखेगा। इसका एग्जांपल देखने के लिए आप काफ़ी सारे कॉमर्शियल फिल्म देख सकते हो, उसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं रहता है एक्टिंग में। लेकिन जो आर्टिस्टिक फिल्म है उसमें आप एक्टर के जो डेप्थ है वो आप देख सकते हो, आप फील कर सकते हो। वैसे ही मिनिमल यूज़ ऑफ सबटेक्स्ट, यानी वही जो अभी आपको समझाया कि सिर्फ डायलॉग की भी बात कर रहा है, बाकी सबटेक्स्ट यानी इमोशन के थ्रू, उसके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी उस डायलॉग के थ्रू डायलॉग जस्टिफाई करना होता है, लेकिन सबटेक्स्ट को वो यूज़ नहीं कर रहा होता है। तो एग्जैजरेट एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, कुछ केस में आप देखे होंगे कि जो थिएटर एक्टिंग करने वाले स्टाइल के लोग हैं, तो अगर कहीं पे लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाएगा उस सीन में।
हाँ, जो लगेगा कि बहुत एग्जाजरेट हो रहा है, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो बहुत एग्जाजरेट करेगा। कभी हंसने वाला सीन है तो वो बहुत ज़्यादा हंस जाएगा, है ना। तो बेसिकली घूम फिर के वही पॉइंट है कि सब टेक्स्ट का इस्तेमाल वो नहीं करता है, उसमें डेप्थ नहीं रहता है, वो क्यों हंस रहा है उसको पता नहीं, बस ऐसे ही हंस रहा है, ऐसे ही डायलॉग बोल रहा है। तो ये बेसिक लेवल का एक्टिंग है। और एडवांस लेवल में आप ठीक इसके ऑपोजिट को आप समझ सकते हो, जिसमें एक्टर का एक्सप्रेशन में डिटेलिंग रहेगा, डायलॉग बोल रहा है तो उसमें डिटेलिंग रहेगा, बॉडी लैंग्वेज में एक तरीके का डिटेलिंग रहेगा। एक मतलब एक हाथ इस तरीके से रख रहा है तो उसका कुछ रीज़न होगा, या अगर कोई इस तरीके से रख लिया उसका भी कुछ रीज़न होगा। तो इतना डिटेलिंग रहेगा एडवांस लेवल के जो एक्टिंग है, वो उसी को हम लोग परफेक्ट एक्टिंग कहेंगे। और बाकी हर जो डिपार्टमेंट है उसमें आप कहीं ना कहीं बिगनिंग लेवल पे आप नॉन रियलिस्टिक पाओगे और एडवांस लेवल पे रियलिस्टिक पाओगे। ये आप एक्टिंग के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। बिगनिंग लेवल पे सिर्फ इमोशन को ही मतलब बोल रहा है, सिर्फ डायलॉग को ही बोल रहा है, एक चीज़ पे ध्यान दे रहा है बस, तो वो कहीं ना कहीं नॉन रियलिस्टिक होगा। अगर कोई डीप लेवल पे उसको देख के समझने की कोशिश करेगा तो, है ना। सेम चीज़ अगर एडवांस लेवल में एक्टिंग हुआ है तो वो कैरेक्टर को अपने अंदर डालते हुए, वो उसके मेंटल स्टेट को जीते हुए वो एक्ट कर रहा होगा, तो वहाँ वो ऑब्वियसली रियलिस्टिक होगा। जो हम लोग रियल लाइफ में देख रहे हैं उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्टर जो है उतना डेप्थ के साथ काम किया है। लेकिन बिगिनिंग लेवल पे एक्टर एक्टिंग कर रहा है तो सिर्फ डायलॉग पे ध्यान देगा, और उसके जो बाकी सारी चीज़ें जो है ऑडियंस अगर डीपली समझने की कोशिश करने लगेगा तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा वो कैरेक्टर के साथ। तो ये एक्टिंग का था। फिर आगे हम लोग चलते हैं एडिटिंग का। एडिटिंग में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, एडिटिंग में क्या मतलब हो सकता है बिगिनिंग लेवल में। और एडिटर का काम क्या है बेसिकली, कि जितना भी शूट हुआ है पूरा फिल्म का उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, और जितने भी फुटेज हैं उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसका पेस को मेंटेन करते हुए, उसका टोन को मेंटेन करते हुए पूरा फिल्म का एडिट करना, साउंड वगैरह का सबका मिलाते हुए। यानी कि जो स्क्रीन प्ले में जैसा लिखा गया है वो शूट तो हो गया, लेकिन उसको एज इट इज़ वो उसको काम करना है एडिटिंग में, है ना, सॉफ्टवेयर में। तो एडिटर का काम वो है। लेकिन इसमें हम लोग समझते हैं कि बिगिनिंग लेवल का एडिटिंग और एडवांस लेवल का एडिटिंग में क्या अंतर है। देखिए, इसमें वही बेसिक वर्क बिगिनिंग लेवल में कि सिर्फ शूट हुआ है मल्टीपल शॉट्स, वो बस बेसिक एडिटिंग का जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, बस एक दूसरे के साथ वो जोड़ दिया और जैसा स्क्रीन प्ले में लिखा था वैसा वो एक कट तैयार करके वो बना दिया। वो बहुत बेसिक लेवल की एडिटिंग है। लेकिन एडवांस लेवल की एडिटिंग में क्या होगा कि एडिटर अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, उसमें पेसिंग मेंटेन करेगा, उसमें अलग अलग जो टेक्निक्स है एडिटिंग के, क्रॉस कटिंग, जंप कट, क्रिएटिव कटिंग्स, इस सब का इस्तेमाल करके वो स्टोरी टेलिंग करेगा। जैसे हम लोग सिनेमाटोग्राफी में देखे थे कि सिर्फ कोई सीन चल रहा है तो कैमरा एज इट इज़ ना रखे, उसके थ्रू भी स्टोरी टेलिंग किया जा सकता है। वैसे ही एडिटिंग में काफ़ी सारा टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है, उसके थ्रू स्टोरी टेलिंग किया जा सकता है। यानी एक इमोशन सीन है तो सिर्फ उसको जोड़ के एक इमोशन गाना लगा देने के बजाय काफ़ी सारा उसका ग्रामर्स अवेलेबल है, जिसके ज़रिए वो सीन को और एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। जब हम एडिटिंग के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलर एडिटिंग के बारे में बात करेंगे, तब हम लोग वो सब डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि कैसे उसको अचीव किया जा सकता है। बेसिकली यहीं पे भी आप दो लेवल समझ सकते हो कि क्या है, दो वेरिएशन बिगिनिंग और एडवांस में। सेम इसमें भी बिगिनिंग लेवल का जो एडिटिंग है वो नॉन रियलिस्टिक ही लगेगा, और एडवांस लेवल का जो एडिटिंग रहेगा वो रियलिस्टिक रहेगा, और ऑडियंस फील ही नहीं कर पाएगा कि कब टाइम ख़त्म हो गया। वो जो रियलिस्टिक एडिटिंग है वो उतना फ्लो देता है आपके फिल्म को, ठीक है। फिर आता है फिल्म स्कोरिंग। फिल्म स्कोरिंग यानी आप जो म्यूज़िक सुनते हो फिल्म के बैकग्राउंड में, जिसको बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बोलते हैं कुछ लोग, उसको टेक्निकल टर्म में फिल्म स्कोरिंग कहते हैं। यानी किसी भी सीन को म्यूज़िकली एनहांस करना हो उसको हम बैकग्राउंड म्यूज़िक कहेंगे, है ना। यानी एक जो वही सीन को हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि दो कैरेक्टर बात कर रहे हैं और वो सस्पेंस का जो सीन है, तो उसमें किस तरीके से म्यूज़िक को ब्लेंड किया जाएगा, जिसमें
एडिटर जो एडिट किया है उसका पेसिंग के साथ लिंक करते हुए एक तरीके का सस्पेंस क्रिएट किया जा सके। तो वो म्यूज़िक जो ओरिजिनल म्यूज़िक क्रिएट करेगा उसको हम फिल्म स्कोरिंग कहते हैं। तो इसमें हम लोग बिगनिंग और एडवांस लेवल को समझते हैं। बिगनिंग लेवल में वही है कि बेसिक, जैसे कोई सीन चल रहा है, सैड है तो कोई सैड म्यूज़िक उठा के डाल दिया, या बहुत बेसिक लेवल पे तो लोग डिज़ाइन नहीं करते, खुद म्यूज़िक बनाते नहीं है, एक म्यूज़िक डायरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खुद ही एक एडिटर इंटरनेट से नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक उठा के वो डाल देता है। वो बहुत बेसिक लेवल का काम है। लेकिन एडवांस लेवल में क्या है, आप वो जो कैरेक्टर का डिटेलिंग समझते हो, फिल्म का जो अलग अलग उसका थीम्स है, उसका इमोशंस है, उसका पेस है, उसका टोन है, उसको समझा जाता है। वो किस जगह से बिलोंग कर, वो किस जगह का कहानी है वो फिल्म, तो बहुत मल्टीपल लेयर में स्टडी होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग म्यूज़िक क्रिएट किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग चूज़ किया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो फिल्म के साथ जाए। डिटेलिंग काफ़ी सारे हैं, उसका इस्तेमाल करके अगर म्यूज़िक क्रिएट है और वो सिर्फ सैड म्यूज़िक ना डालते हुए वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, एडिटिंग को भी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, एक्टर को भी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, सिनेमेटोग्राफी को भी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो वो एक अच्छा म्यूज़िक स्कोरिंग में आएगा, वो एक एडवांस फिल्म स्कोरिंग में आएगा। अगर आपको कहीं कोई फिल्म देखे होगे और सिर्फ म्यूज़िक ही म्यूज़िक सुनाई दे रहा है ज़बरदस्ती का, तो उसको आप अच्छा फिल्म स्कोरिंग नहीं मान सकते। फिर अच्छा फिल्म स्कोरिंग वो है जो सीन को कम्प्लीमेंट करे, आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाए कि इसमें म्यूज़िक डाला हुआ है, आप उतने फ्लो में निकल जाएं और वो अपने आपके दिमाग में वो इमोशन भी जनरेट हो जाए, तो वो एक अच्छे फिल्म स्कोरिंग का एग्जांपल है। और इसके भी डिटेल में हम लोग आगे चल के समझेंगे, जब फिल्म स्कोरिंग के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो जो पॉइंट्स हैं, किन किन एलिमेंट्स का यूज़ करके हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उस पर हम लोग आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें भी आप रियलिस्टिक नॉन रियलिस्टिक समझ सकते हो। बिगिनिंग लेवल का जो स्कोरिंग है वो बहुत नॉन रियलिस्टिक लगेगा, लेकिन जो एडवांस लेवल के फिल्म स्कोर है वो रियलिस्टिक फील होगा। तो ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट है फिल्म मेकिंग के, जैसे प्रोडक्शन डिज़ाइन हो गया, मेकअप हो गया, हेयर हो गया, वीएफएक्स हो गया, और जितने भी डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, प्रोडक्शन डिज़ाइन, प्रॉप, आर्ट डायरेक्शन, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उस सबको आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो बिगनिंग और एडवांस लेवल में क्या होना चाहिए। यानी कॉस्ट्यूम हो गया, मेकअप हो गया, तो मेकअप भी एक तरीके से बिगनिंग लेवल और एडवांस लेवल आप समझ सकते हो। ऐसा मेकअप नहीं होना चाहिए कि लग रहा, मतलब मूवी में देखते हुए लगता है कि भाई ज़बरदस्ती का कुछ मेकअप क्या है। जैसे आप लोग एग्जांपल देख सकते हो, काफ़ी सारे फिल्म में किसी को गरीब दिखाने के लिए पूरा वो काला वगैरह लगा लेते हैं मुंह पे, और वो देखने से फील होता है कि ये ज़बरदस्ती का मेकअप हुआ है, और उसका एक्टिंग भी उस कम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता है वो मेकअप को। तो ये सब उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स है फिल्म मेकिंग के, उसमें आप रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो बिगनिंग और एडवांस लेवल पे। लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बताया हूँ फिल्म मेकिंग एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है। अगर उसमें सिर्फ एक्टिंग अच्छा है लेकिन मेकअप अच्छा नहीं है, या कॉस्ट्यूम अच्छा नहीं है, या एडिटिंग अच्छा नहीं है, तो वो फिर सही मामले पे कोलैबोरेटिव फिल्म नहीं हो पाएगा। तो सारे डिपार्टमेंट का भी अपना कंप्लीट कोलैबोरेशन उतना ही ज़रूरी है एक पर्टिकुलर जो आर्ट फॉर्म है उसको हाईलाइट करने के लिए। तो बाकी डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में नहीं बात करते, लेकिन आप लोग रिलेट कर सकते हो बिगनिंग लेवल में क्या होना चाहिए, एडवांस लेवल में क्या होना चाहिए। फिर आखिर में हम लोग बात करते हैं फिल्म डायरेक्शन के बारे में। फिल्म डायरेक्शन यानी जिसे आप फिल्म मेकर कहते हो, डायरेक्टर जो पूरा फिल्म को जो संभालता है, जिसको कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं फिल्म मेकिंग का। वो क्योंकि सारे आर्ट फॉर्म अपने आप में अलग अलग है। अब मैं जो बात किया, फिल्म मेकिंग एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है, तो कोलैब उसको कौन करेगा? कोलैब करता है एक फिल्म डायरेक्टर। अब वो डायरेक्टर को कोलैब करने के लिए उसको सारे आर्ट फॉर्म का नॉलेज जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। उसको सिनेमेटोग्राफी के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, उसको एक्टिंग के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, म्यूज़िक के बारे में ज़रूरी हो नॉलेज, तब जाके वो परफेक्टली कोलैब कर पाएगा। अगर मान के चलो सारे जो डिपार्टमेंट है वो सब ने बहुत एडवांस लेवल का काम किया है, लेकिन डायरेक्टर को ही समझ नहीं है, तो वो उस चीज़ को कंबाइन नहीं कर पाएगा। खैर बात तो यह है कि डायरेक्टर के बिना कोलैबोरेशन के सारे डिपार्टमेंट का एडवांस लेवल का काम हो भी नहीं सकता वैसे, लेकिन स्पेशली आप ये समझ सकते हो फिल्म डायरेक्शन का मतलब सारे डिपार्टमेंट का कोलैब करना और कंप्लीट एक फिल्म को एग्जीक्यूट करने में उसका मेन रोल होता है। जो डिसीजन मेकर है
वो एक डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्शन में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बिगनिंग लेवल का डायरेक्शन क्या है और एडवांस लेवल का क्या है। जैसे आप लोग देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत सारी डिटेलिंग है। जैसे डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफर को गाइड करेगा, उसको अगर नॉलेज नहीं है, वो बिगनिंग लेवल पे बिलोंग करता है, तो वो बहुत सारा, क्योंकि एक सिनेमेटोग्राफर को एडवांस लेवल का काम करने के लिए उसको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए फिल्म से रिलेटेड, और उसको सपोर्ट भी चाहिए एक डायरेक्टर का। अगर डायरेक्टर को समझ नहीं है वो चीज़ का, तो वो जो सपोर्ट एक सिनेमेटोग्राफर को नीड है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सेम चीज़ एक एक्टर को अपने डीप लेवल के कैरेक्टर को समझने के लिए एक डायरेक्टर का हेल्प चाहिए, क्योंकि उसको उतना समझ नहीं है ना बाकी फिल्म मेकिंग के बारे में। तो एक डायरेक्टर को अगर समझ होगा स्क्रीन प्ले के बारे में और डीप जो सिनेमेटोग्राफी के बारे में और बाकी डिपार्टमेंट के बारे में, तो वो गाइड कर पाएगा एक्टर को एक जो एडवांस लेवल के परफॉर्मेंस क्रिएट करने के लिए। अगर डायरेक्टर गाइड नहीं कर पा रहा है उतना डिटेल में, तो एक्टर भी अपना काम नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही डायरेक्शन को समझने के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि आप किसी भी फिल्म, अगर आपको सारा डिपार्टमेंट का काम परफेक्ट दिखा और फिल्म आपको ऐसा लगा कि ये परफेक्ट फिल्म मेकिंग है, तो वो एक एडवांस लेवल के डायरेक्टर का एग्जांपल है। अगर कोई फिल्म आपको ख़राब लगा, तो वो आप कंप्लीट मतलब आंख मूंद के एक डायरेक्टर को जिम्मेदारी ठहरा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वही है एक फिल्म का कर्ता धर्ता। अगर फिल्म अच्छा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट ही जाता है, अगर फिल्म बुरा हो तो उसी को ही क्रेडिट जाता है ज़्यादा। तो डायरेक्शन को इस तरीके से समझ सकते हो। बाकी हम लोग और डिटेल में बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। ये आपको एक ओवरव्यू के लिए हम लोग बताए। तो ये था फिल्म मेकिंग के डिपार्टमेंट्स। अब आप लोगों के दिमाग में इस तरीके का सवाल उठ रहा होगा कि ये सब समझाना क्यों ज़रूरी था। क्योंकि आपको इस वीडियो का टॉपिक पता है कि द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, यानी हम लोग फिल्म मेकिंग एक आर्ट है, कैसे एक आर्ट है, इसके बारे में बात करने के लिए इस वीडियो शुरू किए थे। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि किसे एक्चुअल में आर्ट कहेंगे। आजकल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में। जैसे मैं पहले ही बताया था कि एक आर्टिस्ट, एक बच्चा भी अपने आप को आर्टिस्ट कहता है अगर वो कुछ भी ड्राइंग कर लिया, और एक प्रोफेशनल जो है वो भी अपने आप को आर्टिस्ट करता है। तो वो डिफ्रेंशिएट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किसको एक्चुअल में आर्टिस्ट हमें कहना है टेक्निकली, उस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एक्चुअल में फिल्म मेकिंग को आप अगर आर्ट कह रहे हो तो आपको किस नज़रिए से देखना चाहिए, वो थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे फिल्म मेकिंग इज बोथ अ टेक्निकल स्किल एंड एन एक्सप्रेसिव आर्ट फॉर्म। While skill focuses on mastering the craft, art focuses on creativity, storytelling, and emotional impact. The best filmmakers balance both using technical expertise to bring artistic visions to life. यानी जिसे जिसे आप आर्ट कहते हो, एक्चुअल में आर्ट आपका ऑब्जर्वेशन है, आपका एक्सप्रेशन करने का तरीका है, आप लाइफ को किस तरीके से देखते हो, कितना डिटेल्ड तरीके से देख पाते हो, ये जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, साथ ही साथ आपका जो क्रिएटिविटी है ना, क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरीके से देखता है लाइफ को, तो वो एक तरीके से आपका क्रिएटिविटी है। तो ये जो कैटेगरी है, इसको आप आर्ट कहोगे। आपका ऑब्जर्वेशन स्किल और आपका क्रिएटिविटी कितना है, आप कितने यूनिक तरीके से देख पाओगे चीज़ को, वो एक्चुअल में आर्ट है। अब आपको उस चीज़ का एक्सप्रेशन करना है, यानी जो चीज़ आप देखे हो, जिस नज़रिए से देखे हो, जैसे आप समझते हो एक चीज़ को, उसको आपको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस यानी कम्युनिकेट करना है। एक कम्युनिकेट कैसे किया जा सकता है, किसी भी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो आर्ट जो है अपने आप में एक लैंग्वेज है, वो एक क्रिएटिव लैंग्वेज है। तो जनरली आप कुछ समझे, कुछ आपको अगर कहना है तो आप लिख लेते हो कि मुझे ये कहना है, लेकिन आर्ट में क्या है, आपको उस आर्ट फॉर्म के थ्रू कम्युनिकेट करना है। एक फोटोग्राफर अपने फोटोग्राफी के थ्रू कम्युनिकेट करता है, एक म्यूजिशियन अपने म्यूज़िक के थ्रू कम्युनिकेट करता है ना। तो कम्युनिकेट कैसे करेगा, अगर, क्योंकि हम लोग एक लैंग्वेज बोल रहे हैं आर्ट को, यानी हर एक जो अलग अलग आर्ट फॉर्म है वो अपने आप में अलग लैंग्वेज है।
फिल्म मेकिंग अलग लैंग्वेज है, म्यूज़िक अलग लैंग्वेज है, पेंटिंग अलग लैंग्वेज है। तो एक लैंग्वेज के थ्रू अगर कुछ मैसेज कम्युनिकेट करना चाहोगे तो अब जनरल सी बात है, आपको उस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, उसके ग्रामर्स, उसके अल्फ़ाबेट्स को सीखना पड़ेगा। जनरली आप किसी भी भाषा में कम्युनिकेट करते हो तो उस भाषा के जो ग्रामर्स हैं, उसका अल्फ़ाबेट्स है, उसको सीखते हो पहले, फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर जाके प्रॉपर तरीके से उस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हो ना। तो वैसे ही फिल्म मेकिंग एज एन आर्ट फॉर्म अगर देखोगे तो वो एक लैंग्वेज है। तो इसके थ्रू अगर आप कम्युनिकेट करना चाहोगे तो इसके ग्रामर्स, इसके टेक्निक्स, इसके स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जाके प्रॉपर तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाओगे उस लैंग्वेज में। तो जैसे कि हम लोगों ने बात की कि फिल्म मेकिंग एक स्किल भी है और एक आर्ट भी है। स्किल में क्या क्या आएगा, जितना हम लोग अभी बात की है, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड डिजाइनिंग, लाइटिंग, मेकअप, है ना, ये सब स्किल है। यानी कि वो उस लैंग्वेज का ग्रामर्स है, अल्फ़ाबेट्स हैं। आप अगर इस पे मास्टरी करोगे, आप अगर किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर्स और अल्फ़ाबेट पे मास्टरी करोगे, तब जाके उस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर पाओगे। वैसे ही फिल्म मेकिंग में आप सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड डिजाइनिंग, इस सब का मास्टरी करना है आपको एज ए स्किल, है ना। तब जाके कम्युनिकेट कर सकते हो इस लैंग्वेज के थ्रू। तो कुछ लोगों को लगता है कि जिसे हम स्किल कह रहे हैं, यानी कि सिनेमेटोग्राफी जो है, कैमरे को किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, किस किस तरीके से पॉसिबल है इस सिनेमेटोग्राफी को यूज़ करना, उसको आप कंप्लीटली सीख गए तो आप स्किल्ड सिनेमेटोग्राफर कह सकते हो खुद को। लेकिन लोगों को लगता है कि वही आर्ट है, यानी आप कैमरा का यूज़ करना कंप्लीट तरीके से जान लिए तो उसी को आर्ट कहेंगे। एक्चुअल में वो आर्ट नहीं है। वैसे ही जिसको जो एक्टिंग करना सीख गया बहुत अच्छे तरीके से, कंप्लीट तरीके से, आर्ट वो नहीं है एक्चुअली। आर्ट क्या है, जो आप सीखे, जो स्किल के बारे में, चाहे किसी भी आर्ट फॉर्म का हो, कंप्लीट आप स्किल्ड हो गए और उसको किस जगह पे यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, वो एक्चुअल में आर्ट है। यानी आपको अगर कुछ पर्टिकुलर आइडिया या अपना कुछ एक्सप्रेशन आपको एक आर्ट फॉर्म के थ्रू कम्युनिकेट करना है, तो आप वो जो टूल्स एंड टेक्निक्स है, वो स्किल्स हैं, उसका यूज़ करके आप कम्युनिकेट करते हो। तो वो टूल्स का सीखना, सॉफ्टवेयर का सीखना, कैमरा चलाना सीखना, म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट सीखना, वो अपने आप में एक स्किल है। आर्ट क्या है, आप कितना डीप लेवल पे लाइफ को ऑब्जर्व किए हो, या आपका एक्सप्रेशन करने का तरीका जो है वो कितना डीप है, कितना फिलोसॉफिकल है, कितना डिटेलिंग है उसमें, वो एक्चुअली में आर्ट है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये जो स्किल्स है ये हेल्प होता है ना। तो आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। लोगों को लगता है कैमरा मैंने ऑपरेट कर लिया तो वो आर्ट नहीं है, कैमरा आप कुछ भी शूट कर लिए वो आर्ट नहीं है, आप उसके थ्रू एक लैंग्वेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आर्ट है। ऐसे ही कुछ भी शूट करना आर्ट नहीं है। आप कैमरे के हर एक टूल्स एंड टेक्निक से एक्सपर्टीज हो गए, वो आर्ट नहीं है, वो स्किल है। तो इसको ज़्यादा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल वर्सेस आर्ट में लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आर्ट एक्चुअली अलग चीज़ है ना। तो ये था बेसिकली। और आखिर में इस वीडियो के ये आप थोड़ा सा समझना होगा आप लोगों को कि विदाउट मास्टरिंग द टेक्निक्स ऑफ ए पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म यू कैन नेवर कॉल योरसेल्फ ए ट्रू आर्टिस्ट। Mastering the tools and techniques is the first step towards becoming an artist. The true meaning of art is to use the tools and techniques at the right place and in the right way. यानी कुछ लोगों को लगता है मैं कैमरा चलाना सीख रहा हूँ तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ। नहीं, आप कंप्लीट कैमरा चलाना सीख गए, उसके हर एक टूल्स एंड टेक्निक को समझ चुके हो, उसके बाद आर्ट शुरू होता है। तब तक आप स्किल को सीख रहे थे, उसको एनहांस कर रहे थे, उसका यूज़ करके कुछ आप क्रिएट कर रहे हो आर्ट फॉर्म, तो वो कंप्लीट प्योर आर्ट नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा आर्ट फॉर्म है, जब तक आप स्किल को ही नहीं सीखे हो। तो कंप्लीट स्किल में जब आप मास्टरी कर चुके रहोगे, उसके बाद एक्चुअल में आर्ट उसके बाद से शुरू होगा। अगर आप स्किल में ही आधा अधूरा ज्ञान रखते हो तो आप अपने आप को एक ट्रू आर्टिस्ट नहीं कह सकते हो।
ठीक है। सेम आप सभी जो आर्ट फॉर्म्स हैं उसके साथ आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इस वीडियो के लिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए फिल्म से रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। जो ग्रेट फिल्म्स हैं वो क्यों ग्रेट है, उसको हम लोग डीपली एनालाइज करेंगे, और कैसे हम लोग एक बिगनिंग लेवल से हम लोग वो एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आपको अगर गहराई से समझना है सिनेमा को, एक अलग नज़रिए से समझना है सिनेमा को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप लोग ये अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं मानूंगा कि मतलब मैं जानूंगा कि आप एक्चुअल में कुछ डिटेल में समझने की प्रयास कर रहे हो। और इस आने वाले वीडियोस जो है मेरे चैनल के लंबे ही वीडियोस रहेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले से बता दे रहा हूँ, कोई चीज़ का अगर आपको डीप नॉलेज लेना है ना, वो कम 5-10 मिनट में नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा आपको आदत डाल लेना चाहिए लंबे वीडियोस देखना आपको, क्योंकि एक्चुअल में नॉलेज आपको लॉन्ग वीडियो से ही मिलने वाला है। और हाँ, एक और चीज़ बोलना था कि जिस किसी को भी इस लेक्चर का पीडीएफ जो चाहिए, अगर उसको चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम जो पेज है उसमें आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ करके आप अगर टाइप करके मुझे मैसेज करोगे तो मैं उस ये जो पीडीएफ है आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगा। और साथ ही साथ आप हमारे जो पेज है उसको फॉलो भी कर लीजिएगा, तो वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशंस वगैरह सिनेमा से रिलेटेड वो आता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ओपिनियन जो है इस चैनल के जो कमेंट सेक्शन है उसमें शेयर करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ डीप टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।